सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में पूरा हफ्ता आप देखें तो डिसअपॉइंटमेंट वाला देखने को मिला, खास तौर पर जो तेजी की तरफ रहते हैं। अब आज भी आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी ने तकरीबन 200 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दिए और वहां से लगातार हम नीचे ही आए, नो साइंस ऑफ रिकवरी। चलिए पूरे मार्केट के संकेतों को विस्तार से समझते हैं। निफ्टी तो हमने देख लिया 1% की तेजी और समझिए कि अब लुढ़कते लुढ़कते डे लो के करीब ही जा रहा है। बैंक्स में भी वीकनेस खास नज़र आई है और जहां पर नतीजों का कंफर्ट था उन स्टॉक्स ने भी कुछ खास नहीं किया। आज भी आप देखें तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट 500 अंकों के कट नज़र आ रहे हैं। अगेन थोड़ी सी रिकवरी के प्रयास के बाद गिरते हुए हफ्ते की शुरुआत में हमने एक ट्रेंड देखा था कि छोटे मझोले स्टॉक्स में एक रेजिलियंस और कंपैरेटिव स्ट्रेंथ थी, वो भी टिक नहीं पा रही है। मिड कैप भारी भरकम गिरावट है और इसी के चलते आपके पोर्टफोलियो में भी लाल निशान। स्मॉल कैप्स में भी देखिए 1.35% की बड़ी गिरावट यहाँ पर, यानी 200-250 अंकों का कट यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए अब पूरे मार्केट के एक्शन को समझते हैं और एडवांस डिक्लाइन की ब्रेथ बेहद कमज़ोर पूरे बाजार में। पूरे एनएसई में आप देखें तो केवल 603 स्टॉक ऐसे जहां पर आपको हरा निशान नजर आएगा, लेकिन इसके सामने 2329 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी गिरावट आपको नजर आ रही है। ब्रेथ तो काफ़ी कमज़ोर। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए, इंडिया विक्स, क्योंकि अब कच्चा तेल आप देखिए $101 के करीब भारत के लिए बड़ा नेगेटिव हो जाता है। 8.5% ऊपर सीधे तौर पर आपको इंडिया विक्स 14.6 का स्तर आपको नजर आ रहा है। कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स टूट रहे हैं। डिफेंस में गिरावट है 1.25% की, पीएसयू बैंक से 1% नीचे, फाइनेंशियल्स में 1% का कट और निफ्टी बैंक में भी है कमजोरी। मेटल्स की चमक गायब हो गई। एफएमसीजी में गिरावट है। आईटी स्टॉक्स में आप देखें तो इन्फोसिस के चलते गिरावट की रफ्तार थम चुकी है ऑटोज की, जिसने पूरे हफ्ते कंपैरेटिव स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन आज यहां पर देखिए 450 अंकों का कट यहां पर आपको नजर आ रहा है। एनर्जी की बास्केट कमजोर है। कैपिटल गुड्स में गिरावट है, ऑयल एंड गैस में गिरावट है, रियल्टी में 1.5% का कट और फार्मा, यानी इस पूरी स्क्रीन में आप हरा निशान ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया विक्स का नजर आएगा। बाकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको नजर आ रही है। ऐसे में इंडेक्स का अंदाजा तो हमें लग ही चुका होगा, लेकिन एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ। सिप्ला नतीजे आए थे, नतीजों के बाद गिरावट और आज एक ऑफलोज की रिकवरी का दिन। आईटीसी लेकिन क्या ही कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 1 अंक का, इससे कोई फायदा नहीं है। बजाज ऑटो आधे अंक से भी कम है। एचडीएफसी लाइफ ना के बराबर, बेचारे जो चढ़ने वाले शेयर हैं केवल 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे, लेकिन इसके सामने 250 अंकों का ड्रैग खड़ा हुआ है। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम और एलएनटी को तो बड़ा ऑर्डर मिला, उसके बाद भी नो साइंस ऑफ रिकवरी। ये तो रहा हाल निफ्टी का, बेहाल है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बिल्कुल देखिए हरे वाली लिस्ट तो बिल्कुल खाली है। बैंक निफ्टी में फिलहाल एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसमें माइन्यूट से भी गेंस आपको नजर आए, लेकिन इसके सामने एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक बड़ी गिरावट के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में देखें तो पूरा हफ्ता चौतरफा हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही नजर आई। ऐसे मार्केट में जिसने मंदी की उसी ने बनाया है पैसा, लेकिन ऐसे मार्केट में भी डटकर हमारे मार्केट एक्सपर्ट मुकाबला कर रहे हैं। शो में करिए स्वागत इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, मेरे सेठ शेर खान के मुतु सिल्वराज एम और सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा। आप तीनों को स्वागत है, नमस्कार। मुश्किल हफ्ता रहा है। अब देखते हैं कि ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या काम कर रही है। दिखाते हैं दर्शकों को परफॉर्मेंस, आप तीनों की स्क्रीन पर आएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। 8% तक के गेंस आपको नजर आए हैं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में। मुतु सिल्वराज एम शुरुआत से बहुत ही स्टेडी बढ़िया परफॉर्मेंस है और ऐसे मार्केट में धैर्य ही रखना है। अगर धैर्य रख लिया ना तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। 5.3% के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल सही है, जायज़ है। इनका पोर्टफोलियो कल 4-5% तक के गेंस दिखा रहा था, आज 1% तक की गिरावट है। हाँ, ध्यान इस बात का रहेगा कि अगर इसमें कोई ओपन पोजीशन है तो ये आंकड़े आपको थोड़ी सी देर में बदलते हुए नजर आएंगे। एक काम करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में क्या है और अभी फ़िलहाल के लिए क्या रणनीति बन सकती है। तो 8% के गेंस एक हफ्ते में बन जाएं, इससे बेहतर क्या ही होगा। थंगमेल ज्वेलरी बहुत शानदार स्टॉक पिकिंग। ग्राफाइट इंडिया अगेन बहुत बढ़िया। अच्छा, थंगमेल की तो मैं सुबह देख भी रहा था कि क्या एक्शन है यहाँ पर, और ये स्टॉक कैसा है, अभी 1.25% नीचे, लेकिन इसने 7015 का डे हाई बनाया। बड़े गेंस आज भी नजर आए, बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग सर। अब आज क्या चुनेंगे?
Good morning, Ashish ji, and good morning to all the co-panelists and viewers. आशीष जी, पॉलीमेड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट काउंटर एविडेंट हुआ है। पिछले 7-8 दिन की एक कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन और उसके बाद की जो गिरावट है, उसके बाद में काउंटर थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1635 का। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है वो 1710 रुपए तक के देखने मिल सकती है। 1710 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको पॉली मेडिक्योर में देखने को मिल सकते हैं। गिरते बाजार में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ अगर कोई स्टॉक दिखाए ना तो बड़ी बात होती है। 1710 का टारगेट, 1635 का स्टॉप लॉस नोट कर लिया है। ऑप्शन है आपके पास एक और शेयर ऐड करने के लिए, वो विकल्प आपके पास होगा। आऊँगा कुछ देर में आपके पास फिर से, लेकिन तब तक मुथु सेल्वराज जी से बात करते हैं। पहले सर का पोर्टफोलियो देखेंगे। बढ़िया गेंस तो पोर्टफोलियो में आए हैं। जी वर्नोवा टीएनडी यहाँ पर आप देखें तो बिकवाली की राय दे दी। ग्लोबल हेल्थ मेदांता एक कल ही ऐड किया था, इसे अभी तक होल्ड कर रहे हो आप? तो पहले तो ग्लोबल हेल्थ पे आपने क्या अभी व्यू बनाया वो आपको शेयर करना पड़ेगा सर। और दूसरी बात, कल आपने हमसे थोड़ा सा वक्त मांगा था, आप बहुत ही बारीकी से सारे सेक्टर्स को एनालाइज कर रहे थे, बहुत सारे स्टॉक और ट्रेडिंग आइडियाज़ भी थे। तो इतना विचार करने के बाद वो फाइनली कौन सा लक्की स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हुआ, वो भी बताना पड़ेगा सर। या गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट। एक्चुअली कल ऐसे डिस्कस किया था कि मेदांता मतलब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके अपर साइड की ट्रेड करते थे और प्रीवियस हाई 1370 लेवल की ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए मैं दिया है लॉन्ग में, लेकिन फिर भी ये स्टॉप लॉस है उसका एक सपोर्ट लेवल हैंडल है 133038 का है, तो मैं स्टॉप लॉस दिया हुआ इसके लिए 1330 का। तो अभी भी मेरा उम्मीद है कि ये स्टॉक एक स्पाइक मिल सकते हैं स्विंग लो सपोर्ट लेकर, क्योंकि अपसाइड की एक बुलिश मोमेंटम पैटर्न में ऐसा भी चार्ट देखेगा ना तो चार्ट बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक होल्ड कर सकते हैं पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू में। मेरा टारगेट तो हो सकता है, अगर मार्केट आज रिकवर देगा तो मेरा टारगेट आसपास 1450 तक में नियर टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा टारगेट भी। और ठीक अभी है। हाँ, और दूसरा एक स्टॉक सेलिंग दिया था ये हायर साइड से, जो जीवी क्या था वो जी स्टॉक का वर्नोवा टीएनडी, सेलिंग। अच्छा यही हाँ स्टॉक है जिसके लिए आपने वक्त मांगा था, राइट? हाँ। क्या तो गजब। एक बार ये भी इंट्राडे चार्ट दिखाता हूँ सर। पहले पहले इंट्राडे चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि बात करते करते डेज लो पर है। आप देखिए क्या गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तकरीबन 3% की। और ये पोजीशन आपकी होल्ड नहीं है, इसमें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली ना आपने कल ही। एक्चुअली निफ्टी ने डरा है, क्योंकि 23,807 सपोर्ट लेकर 70 पॉइंट रिकवर दिया एंड ऑफ द मूवमेंट्स, लेकिन वो एंड ऑफ द मूवमेंट्स में वो 23,800 का नीचे होता था ना, आई वुड हैव बीन होल्ड दिस पोजीशन आल्सो। सो लेकिन चांसेस नहीं मिला, मैं थोड़ा स्कैरी हो गया। और ये हाँ। भी मेरा रेट का आसपास आ गया, सेलिंग रेट का आसपास क्लोजिंग एंड ऑफ द मूवमेंट्स में। तो लकीली मैं आई गॉट दैट प्रॉफिट दैट टाइम, बट टुडे आई सा दैट मार्केट की हालत खराब हो गया, वो भी नीचे आने लगा, क्योंकि एबीसी मेरा कंफर्म था कि ये हाई लेवल से पीक से करेक्ट हो रहा है, एबीसी पैटर्न फॉर्मेशन हाँ। बनाया हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हाँ। लिए वो मेरे के कंफर्म हो रहे थे कि स्टॉक नीचे आ सकता है और 3 4 5% नीचे आ सकता है करके, लेकिन बैड लक हुआ मेरा। अरे कोई बात नहीं सर, ये तो मार्केट है ना, मार्केट इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। आप कुछ भी करेंगे रिग्रेट करना तो निश्चित ही है इस बाजार में। अब यस, बात है कि आज कन्विक्शन राइट। वाला आइडिया कौन सा चुना आपने? आज मेरा कन्विक्शन आइडिया है सैटिन क्रेडिट कार्ड नेटवर्क लिमिटेड है। आप ये अर्ली चार्ट्स में देखेगा ना, हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और एक कंसोलिडेशन ट्रायंगल पैटर्न बन के ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो मेरा अपसाइड का टारगेट रहेगा उसका 285 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में भी होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। मेरा स्टॉप लॉस होगा उसका 251 का। 251 का स्टॉप लॉस, 265 का भाव और 285 रुपए का टारगेट। सैटिन क्रेडिट केयर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ढूंढ के रखिएगा सर एक और जी वर्नोवा टीएनडी जैसा स्टॉक, लेकिन उस पर अड़े भी रहना आप। तब तक एक काम करते हैं, ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्या क्या है पोर्टफोलियो में समझ में आएगा। एक तो स्टील स्ट्रिप व्हील्स और अल्काइल अमाइंस, दोनों में एसएल हिट हो गया और यहीं से डेंट आया स्टॉक तो। लेकिन मार्केट भी बड़ा ख़राब है, कुछ कह नहीं सकते सर। अब थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करना है, आज ही का दिन है, 3:30 बजे तक का ही समय अपने पास। क्या विचार है सर, कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे?
जी बिल्कुल आशीष जी, हाई बीटा स्टॉक थे ये सब, और मार्केट में जब गिरावट आई तो जरूर यहाँ से ऊपर इस तरफ से फिसला। बट फिलहाल के लिए, आज के लिए मैं बाइंग के लिए जाना चाहूंगा। तो पहला स्टॉक मेरा टिमकेन लिमिटेड पर है, 3122 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका माइनस और स्टॉप लॉस रखेंगे 3050 का, और टारगेट रहेगा 3580 का। 3050 का हो गया स्टॉप लॉस, 3022 रुपये के करीब का भाव, और टारगेट कितना बताया सर? ऊंचा टारगेट है 3580, 3580, 3300, 3380, 3580। अच्छा, अरे और 200 रुपये, क्या बात है। 3580 तक के टारगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं टिमकेन इंडिया। फोकस यहाँ पे रखिएगा। अच्छा, ये भी स्टॉक ऐसा है जो लगातार गिरावट है, इसका तो डेली चार्ट दर्शकों को भी देखना चाहिए। क्या सीरीज ऑफ लाल कैंडल है, और उसके बाद आज का सर्ज, और हमारे बात करते करते डेज हाई पर। बढ़िया। अच्छा, क्योंकि सबके पास विकल्प है एक एक शेयर को और ऐड करने के लिए, तो एक काम करते हैं, ओम जी के पास ही चलते हैं। ओम जी, दूसरा आइडिया। आशीष जी, मैं फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करना चाहूंगा, और अभी फिलहाल के लिए एक नहीं रिबाउंड सर, जरूर वेट फेस करना देखने तो को। अलाउड नहीं है। वेट करने के साथ कंडीशन अब इस शो में ये जोड़ दी गई है कि आपको अपनी फोकस लिस्ट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। हम भी तो तैयारी करें, कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक बताइए। ऐड जी नहीं बिल्कुल, करेंगे, तो मैं कोई दिक्कत नहीं। आ, बिल्कुल मैं ऐड करना चाहूंगा फिलहाल के लिए। तो मैं सूर्य रोशनी पे जाना चाहूंगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है इस चार्ट सेटअप में भी। तो एक लोअर लेवल से रिबाउंड एक्सपेक्टेड है, तो इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 230 का, और टारगेट रहेगा 275 का। 205। अच्छा सर, ये मेरे दबाव में मत आना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 275 का टारगेट। इसे सिर्फ डिस्कस करके छोड़ देना है, कर दीजिए कि पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। जी नहीं, मैं शामिल करूंगा, और बिल्कुल आज फिलहाल के लिए थोड़ा रिस्क लेना भी जरूरी है, तो कभी कभी मार्केट में रिबाउंड भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलिएगा। सेटअप आपको डिस्कस कर दिया, 275 का टारगेट और सूर्या रोशनी, ये स्टॉक डिस्कस किया आपने। मुत्तु सेल्वराज जी, ओम जी ने तो दूसरा फिलहाल स्टॉक बताया है, अब आप बताइए आप क्या करेंगे। आशीष जी, फिलहाल मैं वेट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा 2 कॉल ओपन है, मेदांता भी ओपन है और सैटिन भी अभी दिया हुआ है, तो वेट करना चाहता हूँ। तो है ठीक। स्टॉक्स है, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। कल डिस्क्लोज किया सेक्टर, तो अपना तो हम कौन फ्रेंड सी नजर लगा रहे हैं मैंने आपके सुन शेयरों लिया। पर सर? हमारी नजर तो आपके सारे शेयरों पर रहती है। पूरे दिन आपका पोर्टफोलियो देखते हैं, दर्शक भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, रिव्यू भी करते हैं, पूरी टीम लगी रहती है इसके लिए। चलिए, मैं आपके थैंक यू सर। सेंटिमेंट्स को समझता हूँ। पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, क्या करना है सर? वेट एंड वॉच या फिर स्टॉक करेंगे ऐड? मैं स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, लेकिन 2 मिनट का समय चाहूंगा। मैं ऐड के दौरान मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर चल जाएगा, थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तब तक एक काम करते हैं, हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए अब बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजों की। Q1 में कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। रेवेन्यू में भी 28% का उछाल आया है, और काफ़ी फैक्टर्स हैं डिस्कस करने के लिए। हालांकि आज स्टॉक में काफ़ी प्रेशर है, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। जब पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि क्योंकि पिछले क्वार्टर में वो मार्केट काफ़ी ख़राब था, और अप्रैल में आपने काफ़ी मार्क टू मार्केट का एक रिवर्सल देखा है, तो मार्केट को क्या इसी चीज़ का वो लग रहा है कि आज के जो आपके नंबर्स हैं उसमें काफ़ी कुछ वो उसका रिवर्सल है? ऑपरेटिंग नंबर्स क्या थोड़े से फीके रहे आपके इस क्वार्टर में? नहीं, ऑपरेटिंग नंबर बहुत बढ़िया है। 600 करोड़ के ऊपर का, मतलब 14% से, मतलब ईयर ऑन ईयर इज 40% अप। यू नो, आई मीन ऑपरेटिंग इटसेल्फ इज अप। हालांकि जो 900 950 करोड़ जो मार्क टू मार्केट है, वो तो लास्ट क्वार्टर में वही 1000 करोड़ का नेगेटिव था, वो ये पॉजिटिव हो गया। सो उसी कारण से नंबर फॉर द क्वार्टर इट लुक्स वेरी लार्ज। 1500 1550 करोड़ का, 1522 करोड़ ऐसा कुछ तो भी। सो दैट्स वेरी बिग, बट सी इन अ वे दैट आल्सो शोज what is the potential of a company. In a quarter you can make 1500 crores profit. It is not going to be 4 quarter into 1500 into 4 तो सवाल नहीं उठता है. You can see last TTM. So TTM makes it about 2000 crores or something like that. So but that is in all subdued market, where treasury doesn't, I mean if the market is flat or 5% plus minus, treasury can do only that much. बिल्कुल. You know, but the longer term potential is 12 to 14%, 15%. My longer term IRR has been about 60. Right now, my 12 to 13 year IRR of this portfolio of treasury is about 60.5%.
ट्रेजरी गेन्स को अगर हटा दें तो लाइक टू लाइक फिर आपके नंबर्स मतलब किस 14% हायर ना 14% ईयर ऑन ईयर इट इज हायर. ओके, और वो आपको लग रहा है कि वो ट्रेंड फुल ईयर के लिए एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं? या वो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, हाँ. क्योंकि इट इज नाउ 2 years, market is raring to go. I mean, you can see the earnings momentum is also building up. I mean, we have this problem of Iran. Now, I think before it moves out, clearly now we're into the final kind of a settlement there. I mean, whether it goes to 125, 150, wherever it goes, it is all about the oil. So how it gets settled, because momentum is too much. It cannot go on like this for a very long time. नहीं, लेकिन ये रामदेव सर, ये क्योंकि आपने इस सवाल को उठा के लाया, मैं सोच रहा था इससे आपसे पूछूं, वो मार्च वाला रिस्क वापस तो नहीं आएगा मार्केट पर? बहुत लोगों का ये सवाल है. मालूम नहीं अनुज, एब्सोल्युटली नो आइडिया, बिकॉज इस बार ही क्या है, वन इज दैट इट्स नॉट अबाउट न्यूक्लियर, नाउ इट्स ओनली अबाउट oil, in the sense that Gulf of Hormuz, and see Iran has realized that the only bargaining power they have is the blocking the oil exports of the countries. So they are also expanding on the Red Sea side and here. So now it's a global economy in threat. So how they are very locally very well entrenched, very large country. So the risk looks to be pretty daunting. So and the buffer of the inventory which was there last time, when the first time it got stuck, all the strategic reserves were full, billions of barrels of oil. Even now there is some strategic reserve left, but on a much smaller reserve, you are going up. So I think what could be the short-term impact of this is not within my capability, whether it goes to 120 or even higher. So more prolonged it is, I think damage will be deeper. नहीं, लेकिन रामदेव जी एक चीज़ तो क्लियर है कि इस अर्निंग सीजन में भी हमने देखा कि मार्केट का जो सबसे बड़ा सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स, वो चलने को तैयार नहीं है. HDFC बैंक वापस 52 वीक लो पे आ गया. ICICI बैंक के नंबर्स अच्छे थे फिर भी स्टॉक नहीं चला, और एक दो तो एक्सीडेंट भी हो गए बंधन बैंक जैसे. तो ये इस सेक्टर की क्या परेशानी है? आगे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है, ये सब इम्पैक्ट है, मैक्रो नेगेटिव है, क्या है? मेरे को ऐसा लगता है, जो सिंपली व्हाट आई सी फ्रॉम आउटसाइड is at least banking leader is HDFC Bank. And it kind of it ushered in one of the most brilliant investment performance in the last 25 years, starting in 95 till 2000, say I would say 2024 or 23. It was one of the most brilliant stock, and people ended up buying a lot. I mean, HDFC Bank, HDFC Limited, HDFC AMC, सब कुछ लोगों ने खरीद कर रखा था. So the allocation to HDFC Group itself used to be 20-25% of the entire AMC. So that was the kind of over ownership we had at one point of time. And now, as under the new what you call dispensation, I would say one era is over, and the new dispensation has come. There, I think there are still pains of leadership, successful leadership transition, and that you can see it in, when this quarter result, when your credit growth is 12, 13, 14%, but your profit growth is only 5%. So clearly, the business model is still not found its strength. And once the leader bank prices come down to 50-day low, it is very unlikely that all the other contributors, despite their performance will be very good, that can have significant, can have different outlook. So my sense is the banking segment, despite they are doing very well, they would remain in a cloud in terms of valuation, if so long as the leader doesn't get sorted. Okay. एक और चीज़ जो थोड़ा मार्केट को अभी हर्ट कर रही है कि पिछली बार जब आपकी हमारी बात हो रही थी, बिग ग्रुप में अच्छी रैली शुरू हो गई थी, मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ अच्छी रैली शुरू हो गई थी. जो पिछला एक हफ्ता गया है, यहाँ पर थोड़ा सा वापस डेंट पड़ा है, लोगों के पोर्टफोलियो वापस हिट हुए हैं, मार्केट ब्रेथ रोज खराब हो रही है. तो कहीं ना कहीं एक जो सेंस बनी, चलिए ठीक है, निफ्टी वॉर की वजह से इधर उधर जाता रहेगा, लेकिन कम से कम मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बन रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा हिट हुआ है. मेरे को नहीं लगता है कि वन कैन मेक सीरियस अमाउंट ऑफ मनी इफ द निफ्टी डजंट मूव. वेरी अनलाइकली. तो निफ्टी को मूव करना ही पड़ेगा. मतलब दैट्स द ओनली वे. आई मीन सी, निफ्टी रिप्रेजेंट्स सम 70-80% ऑफ द मार्केट कैप. सो इफ दैट डजंट मेक अ मूव, so it is very tough. I mean, there can be one lucky guy here and there who has one stock which has gone 60% up, some defense or power, or some stock which he has. So that is a very different thing. But across the portfolio of people, it is very tough to make serious amount of money if the broader market doesn't move. And broader market since September 24 has remained range bound.
where I mean March to March 26,300 से वो 24,000 प्लस माइनस 2,000 चल रहा है हाँ, मतलब नीचे में 22,000 ऊपर में 26,000 बस हाँ। तो अभी राइट नाउ वी आर 24,000 सो वी आर एट द मिडिल ऑफ what you call this transition phase. So but then good thing, positive aspect of the market is that credit growth has picked up, economy is booming. All the high frequency data, whether it is a GST collection, whether it is auto sales, whether even consumer sales, number of tickets sold, everything is doing very well. And now it is finally it is going to show up in the aggregate earnings. My sense is that turnover is growing at about 20% for the quarter, aggregate I'm saying, and profit is growing at about 18 to 20%. So I think, I mean, nothing better can happen, just that environment of FI selling, then comes the market problems, you know, whatever challenges are there in the market. So, but then I think economy is doing well, and I think it's just a matter of time. We have to pass 1 or 2 more months. See, longer you take, the blast will be bigger. Market will go where it has to go, but how, what it will do, we know, but when it will do, that we don't know. At least I am very clear that where the market will be in 2030, 31, or maybe even in next 2 years also. But will it happen now, or will it happen after 6 months or 1 year? We don't know. 2 साल में क्या व्यू है आपका, कहाँ होगी मार्केट? अभी आपने I कहा would 2 think, साल। yeah. So I think it should be more like 30,000. 2 साल में हाँ निफ्टी हाँ 2 साल पक्का होगा। और 2031-32 में वो ऐसा वही बता रहा हूँ उसी का आई डोंट वांट टू गेट इन दिस 1 year 2 year द 5 year साइकिल ऑफ डबलिंग 6 years डबलिंग 12% तो मिलेगा ही मिलेगा ये बहुत से पक्का 12% मिलेगा आपको आई वुड थिंक मोर लाइक 14-15% यू गेट बट लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज 6 महीना पहले हमको नहीं मालूम थी ईरान का प्रॉब्लम इतना बड़ा है मैं आपको बोलता हूँ रिस्क वो होता है जिसके बारे में किसी मालूम नहीं 6 महीने पहले किसी ने बोला कि ईरान इज अ बिग रिस्क कोई ताइवान की बात करता था कोई इसकी बात करता था उसकी बात करता था यूक्रेन की बात चल रही थी हमस की बात चल रही थी नोबडी वाज नोइंग ईरान एंड नाउ एवरीथिंग एल्स इज नोबडी नोज वेदर यूक्रेन वॉर इज ऑन एवरीथिंग इज नाउ अबाउट ईरान तो अभी तेल ही सबसे बड़ा रिस्क है आपके हिसाब से मार्केट के लिए अभी सबसे बड़ा रिस्क तेल का ही है आपके हमारे तो कॉम्प्लिकेटेड है ना इंडिया की कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे ख्याल से 4-5 वेरिएबल्स है एक तो ऑयल देन सेकंड द गोल्ड थर्ड इज एआई फोर्थ इज मानसून तो ये सब अच्छा सब एक साथ आया हाँ, सब एक साथ है। पूरे प्रॉब्लम जो एक साथ आया सारे सेक्टर्स इसके लिए दब गए इसके हाँ वजह से उसी एक कारण से भी आखिरी मानसून भी तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर का चक्कर आ गया तो अब मानसून थोड़ा सा सबसाइड हो गया आपका एआई स्टोरेज आल्सो द टॉप इज टेकन अवे मतलब स्पेस एक्स का 220 वाला 120 हो गया तो वो भी मतलब मेरे ख्याल से टॉप इज आउट कल गूगल का भी थोड़ी धुलाई हो गई तो मेरे ख्याल से वहां से स्टीम निकल गया है अब बचा 2 सॉरी एक बचा गोल्ड से भी थोड़ी धुलाई हो गई है nobody talks about gold now now the only thing left is oil and it's a drama is on right now बिल्कुल ऑयल में ड्रामा होना है एक बार आपके नंबर्स पर वापस आते हैं वेल्थ एयूएम और म्यूचुअल फंड एयूएम दोनों में हमने देखा कि ठीक ठाक ग्रोथ थी ये हाँ अच्छी ग्रोथ थी तो क्या ये 2 सेगमेंट्स आगे भी डिलीवर करेंगे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ये स्पेस बड़ी बनती जा रही काफी लिस्टेड कंपनी आ गई है यहाँ पर I can't believe I mean in 2015 my total profit was 120 crores 130 crores today my quarterly profit though it is buffered by mark to market but still it is my profit that is 1,500 crores so that shows the potential what it can be I mean our profit from 2020 say 18 was a all time high profit pre covid that was about 600 crores okay from there my quarterly profit has gone to 1,500 crores so obviously capital market has scaled up big time particularly after 2000 capital market has scaled up and I think the best is ahead. You know, we had one round of 22-24 post-COVID till 24 and then you know from 500 rupees earning in Nifty it went to 1,000. Now it is stuck at 1,100, 1,150 for last 2 years. I think we are getting ready for again not 25% but 15 to 20% kind of growth for next 2-3 years again. So markets will move. But because the participation is increasing every day, I mean your SIP flow, whether it is demat accounts opening, still that is on. So we are looking at very exciting thing. So your AMC is scaling up very fast. My private equity is scaling very fast. Alt जो है जो आपका private credit है, private equity है, that is doing very well. And so all the asset management is doing very well and buffeted by even wealth management. That is also a AUM based business. The challenge is on the broking side, which is you know whatever the regulator does, and second is the iBanking, where the deals last
last year first quarter was bumper IPO. Now we are amongst the largest number of IPO and QIP banker. So last year first quarter was bumper. This year first quarter was dull. Now second quarter has started off well. So I mean that's the nature of the business. It's lumpy in character. So but then my housing finance. So of the 4 segment, my asset management is doing very well. It has done well. Broking is subdued. My iBanking is subdued. But my housing finance is done very well. So 2 up, 2 down. दोनों मिला के मेरे को 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है एट 600 crores एंड मार्क टू मार्केट इज एनीबॉडीज कॉल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रामदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस स्पेशल कॉन्वर्सेशन में इतना ही। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।